हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के टॉप 100 एमसीक्यूज का पार्ट थर्ड। जिसने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अभी जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है रिसेंटली न्यूज में थी, क्योंकि इसको रिसेंटली 1 साल कंप्लीट हो गया है। तो हमें नीचे दिए गए वो फीचर्स में से बताना है कौन सा फीचर कवर करता है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। तो देखो, पीएम मुफ्त सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, ये किस लिए लॉन्च की गई? ताकि जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं, जिनके पास अपने घर हैं, वो अपने घर की छतों पे क्या लगा सके? सोलर पैनल लगा सके, जिससे वो अपनी खुद की बिजली जनरेट कर पाएंगे। उससे क्या होगा? एक तो उनका बिजली का खर्चा बच जाएगा, दूसरा अगर वो ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक्स्ट्रा बिजली जो है वो डिस्कॉम कंपनीज को बेच भी सकते हैं। डिस्कॉम कंपनीज को बेच भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक तो उनका अपना बिजली का बिल जीरो हो गया, दूसरा जो एक्स्ट्रा बिजली होगी उसको बेच के वो पैसे भी कमा लेंगे, तो उनको डबल बेनिफिट हो जाएगा। तो इसलिए ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की गई है। अब इसके तहत क्या है? देखो, इसमें सरकार बोल रही है कि आप अपने घरों की छत पे लगाइए सोलर पैनल और हम देंगे आपको सब्सिडी। अगर आप सोलर पैनल लगा रहे हो वो जो 0.1 किलोवाट से लेकर 2 किलोवाट तक के हैं, तो आपको जितना भी खर्चा आया उसका 60% सब्सिडी के रूप में वापस मिल जाएगा। वहीं अगर आप सोलर पैनल लगा रहे हो 2 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक के, तो आपको 40% सब्सिडी मिलेगी। जितना भी खर्चा आएगा उसका 40% आपको वापस मिल जाएगा। और बची बात, जो बाकी परसेंटेज है, जैसे कि समझ लो मैंने 1.5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया, तो मेरे को 60% तो सब्सिडी मिल जाएगी। 40% का क्या करूं मैं? तो मेरे को क्या कह रही है सरकार कि आपको बैंक से लोन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा कोलेट्रल फ्री। मतलब बदले में आपको कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी है और उस लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 7% का। और ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है आपके कब तक के लिए? 2027 तक के लिए। और इसका टारगेट क्या है कि 2027 तक लगभग 1 करोड़ हाउस होल्ड जो है, 1 करोड़ मकान जो हैं, उनकी छतों पे क्या हो? सोलर पैनल हो, वो अपनी खुद की एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस देखते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। 0 से लेकर 2 किलोवाट तक आपको 60% की सब्सिडी मिलेगी और 2 से 3 किलोवाट तक के लिए 40% की सब्सिडी। ऑप्शन नंबर बी भी आपका एकदम सही है कि आपको 7% का कोलेटरल फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका आधा सही है आधा गलत है। तो सही क्या है कि इस स्कीम के लिए बजट कितना लोकेट किया गया है? 75,021 करोड़ का। गलत क्या है? इसका टारगेट 50 लाख हाउस होल्ड नहीं है, 1 करोड़ हाउस होल्ड है। और ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी? ये स्कीम लॉन्च हुई थी 13 फरवरी 2024 को। अब देखो, इस स्कीम से एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका कि इस स्कीम का यूज करके सबसे ज्यादा सोलर रूफटॉप पैनल कौन से स्टेट ने लगाए, कौन से स्टेट के लोगों ने अपनी घर की छतों पे लगाए हैं। तो सबसे ज्यादा सोलर रूफटॉप पैनल इस स्कीम का यूज करके कौन से स्टेट के लोगों ने लगाए हैं? तो नंबर 1 पे आता है आपका गुजरात, नंबर 2 पे आता है आपका महाराष्ट्र, नंबर 3 पे आता है आपका यूपी, नंबर 4 पे आता है आपका केरला और नंबर 5 पे आता है आपका राजस्थान। और देखो, इन सोलर रूफटॉप की वजह से पता क्या हुआ है? इंडिया ने लगभग 100 गीगावाट एनर्जी जो है वो सोलर के थ्रू बनाना स्टार्ट कर दिया है। देखो, जैसे सोलर पार्क बने हुए हैं, सोलर पैनल्स बहुत सारे हैं, ठीक है, कंपनीज सोलर जैसे डिजर्ट में लगाया हुआ है, तो वो सोलर के थ्रू बिजली तो बना ही रहे थे, अब ये घर वाले भी बना रहे हैं बिजली। तो इससे क्या हुआ? इंडिया लगभग 100 गीगावाट की बिजली बनाने लग पड़ा है थ्रू सोलर। और इंडिया का टारगेट कितना है? 500 गीगावाट बिजली बनाना बाय 2030। और ये 500 गीगावाट क्या है? रिन्यूएबल होनी चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके 500 गीगावाट बिजली बनाना बाय 2030। अब यहाँ पे देखो, इस स्कीम को और बूस्ट करने के लिए सरकार ने एक सब स्कीम लॉन्च कर दी। वो क्या है? आपका मॉडल सोलर विलेज। अब इस स्कीम के लिए बजट एलोकेट कितना किया गया है? 800 करोड़ का। 800 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। अब इस स्कीम की क्या खासियत है? इस स्कीम में बोला है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज को क्या होगा? 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ठीक है, और वो कब दिया जाएगा? जब वो क्वालिफाई करेगा कंपटीशन में। अब कंपटीशन किस चीज का है? देखो, जो एक डिस्ट्रिक्ट है वो क्या बनाएगी? एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। और ये क्या करेगी? विलेजेस से लेगी एप्लीकेशन, विलेजेस से लेगी एप्लीकेशन इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। तो इस एप्लीकेशन कौन से विलेजेस दे सकते हैं? वो विलेजेस जिनकी पॉपुलेशन 5,000 लोगों की है। 5,000 लोगों की जिनकी पॉपुलेशन है, वही विलेज इस कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं। पर यहाँ पे सरकार ने बोला है कि जैसे हमारे हिल स्टेट्स हैं या राजस्थान के डेजर्ट एरिया है, वहां के लिए हम थोड़ी सी छूट दे रहे हैं। वहां के लिए अगर विलेजेस में 2,000 लोग हैं तो वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पर प्लेन और सिंपल एरिया में 5,000 लोग चाहिए, और हिल स्टेट हो गया या डेजर्ट एरिया हो गया तो 2,000 लोगों वाले
क्षेत्र को एक गांव माना जाएगा और वो गांव इसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा। अब ये जिस दिन इसमें एप्लीकेशन देंगे उससे नेक्स्ट 6 मंथ इनके पास टाइम होगा, नेक्स्ट 6 मंथ इनके पास टाइम होगा अपने गांव में मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का। अब जो गांव सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो गांव इस कंपटीशन का विनर होगा और उस गांव को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा सरकार की तरफ से। अब देखो गांव वाले कैसे बिजली यूज करेंगे, बाय यूजिंग पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर पे सोलर रूफटॉप पैनल लगाएंगे। तो ये उसको मतलब उस स्कीम को, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम को बूस्ट करने के लिए एक सब स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे एक चीज और है, जो इनका टारगेट है वो क्या है, इनका बोलना है कि हम 2025 मार्च तक लगभग 10 लाख घरों पे सूर्य घर ये सोलर पैनल लगा देंगे 2025 मार्च तक। फिर इनका कहना है कि अक्टूबर तक लगभग ये संख्या बढ़ के 20 लाख हो जाएगी और 2027 मार्च तक हम पहुंच जाएंगे 1 करोड़ तक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क। तो हमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है रिगार्डिंग टू ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क। अभी जो ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क है इसका मतलब क्या है, ये पानी के ऊपर सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए हैं इसलिए इसको बोला जा रहा है फ्लोटिंग सोलर पार्क। ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क है, फ्लोटिंग सोलर पार्क। ठीक है, तो ये कहाँ लोकेटेड है, खंडवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन है कि ये टोटल जो सोलर पार्क है ये जब बन के रेडी हो जाएगा तब ये बिजली प्रोड्यूस करेगा 600 मेगावाट की। फिलहाल कितनी बिजली प्रोड्यूस कर रहा है ये, 278 मेगावाट की। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका एकदम सही है। इस टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, 330 करोड़, जिसमें से सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस कितने का मिलेगा, 49.85 करोड़ का। तो ये ऑप्शन भी सही है। गलत कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ये गुजरात में लोकेटेड नहीं है, ये है लोकेटेड आपका मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका, वो क्या है आपका, सेसी। सेसी क्या है आपका, सेसी है आपका सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको रिसेंटली क्या एक नवरत्न का टाइटल भी मिला था, नवरत्न का टैग मिला था इसको। तो इसने क्या किया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है कि ये इंस्टॉल करेंगे 200 मेगावाट का सोलर पार्क। ठीक है, सोलर प्रोजेक्ट कहां पे, धार में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और सेसी को अभी रिसेंटली क्या मिला है, टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग पीएसयू, किसके अंडर, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है इसको, किसको, सेसी को। तो ये चीज भी याद रखना। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, वो क्या है कि सोलर पावर के बेस पे सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है, कौन सा स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा सोलर पावर प्रोड्यूस की है। तो नंबर 1 पे आता है आपका राजस्थान, नंबर 2 पे आता है आपका गुजरात, और नंबर 3 पे आता है आपका कर्नाटका। और वही अगर मैं विंड की बात करूं तो विंड एनर्जी सबसे ज्यादा कौन से स्टेट ने प्रोड्यूस की है, तो वो है आपका गुजरात। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पे आता है आपका कर्नाटका। और वही अगर मैं क्वेश्चन पूछूं ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी पे सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कौन से स्टेट ने प्रोड्यूस की है, टॉप 5, तो ये कौन कौन से हैं आपके, सबसे पहले आता है आपका गुजरात, दूसरे नंबर पे आता है आपका राजस्थान, तीसरे नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु, चौथे नंबर पे आता है आपका कर्नाटका, और पांचवें नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बच गया आपका, एक प्रोजेक्ट और लॉन्च हुआ है, वो कौन सा है आपका, वो लॉन्च किया है आपका इरिडा, एसजेवीएन, जीएमआर और एनईए। एनईए क्या है आपका, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। इनने मिलके एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, वो क्या है आपका, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि प्रोड्यूस करेगा 900 मेगावाट की बिजली, और इसका नाम क्या है, करनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और ये कहां होगा आपका, नेपाल में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब हमें बताना है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के रिस्पेक्ट में कौन सा क्राइटेरिया सही है कौन सा गलत है। तो देखो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी रिसेंटली 2 साल कंप्लीट हो गए हैं और ये लॉन्च हुई थी हमारी जनवरी 2023 में। इसका एम क्या था, इसका एम था कि इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाना ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में। अब यहाँ पे टारगेट क्या क्या थे इनके, इसके टारगेट था कि 2030 तक लगभग 6 लाख जॉब क्रिएट कर देगा ये प्रोजेक्ट। ठीक है, ये मिशन साथ ही साथ लगभग 2030 तक हम 5 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने लग पड़ेंगे पर ईयर, जिससे क्या होगा लगभग हम 125 गीगावाट की बिजली बनाने लग पड़ेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। साथ ही साथ हम इतनी इस पे डिपेंडेंस हो जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन पे कि हमें बाहर से जो हम फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करवाते हैं अपनी पावर नीड को फुलफिल करने के लिए वो रिड्यूस कर जाएंगे हम, और वो लगभग हम 1 लाख करोड़ रुपए कम निवेश करेंगे फॉसिल फ्यूल को बाहर से इंपोर्ट करने के लिए। हम लगभग 1 लाख करोड़ रुपए
बचा लेंगे अपने, हम इतना फ्यूल कम इंपोर्ट करवाया करेंगे 2030 तक, क्योंकि हम ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करने लग पड़ेंगे। और इसमें लगभग हमारे को 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी 2030 तक। तो देखो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है इसका बजट कितना है 19,744 करोड़, जो कि सफिशिएंट है साइट प्रोग्राम एंड पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, साइट की फुल फॉर्म क्या है? तो साइट की फुल फॉर्म है आपकी स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 भी आपका एकदम सही है कि लगभग हम 5 मिलियन मैट्रिक टन की जो है ग्रीन हाइड्रोजन वो प्रोड्यूस करेंगे बाय 2030, जिससे कि हम एडिशनल रिन्यूएबल एनर्जी बना पाएंगे कितने की 125 गीगावाट की। ऑप्शन नंबर सी गलत है। हमारी इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेशन 10 लाख करोड़ की नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेशन है 8 लाख करोड़ की बाय 2030। और ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है, लगभग 6 लाख जॉब क्रिएट होंगी और 1 लाख करोड़ से हम कम फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कराएंगे। ठीक है, तो ये भी चीज आपकी ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो यहाँ पे आपका एडिशनल क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसको प्रमोट करने के लिए किसके साथ एमओयू साइन हुआ है रिसेंटली? तो इसको प्रमोट करने के लिए एमओयू साइन हुआ है हमारा सेसी के साथ। ठीक है, तो सेसी की फुल फॉर्म आपको पता ही है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको रिसेंटली क्या है नवरत्न का टाइटल भी मिला है। ठीक है, तो उसने सेसी के साथ एमओयू साइन हुआ है इसको प्रमोट करने के लिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 पायलट प्रोजेक्ट विद कॉस्ट ऑफ ₹347 करोड़ ये भी लॉन्च कर रहे हैं, ताकि इस ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करके स्टील मेकिंग हो। जो कंपनियां स्टील बनाती हैं वो किसका यूज करें, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करें और उसके थ्रू स्टील मेकिंग हो। तो 3 पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिए गए हैं जिसकी कॉस्ट कितनी है 347 करोड़ रुपीस। साथ ही साथ इंडिया जो है वो ग्रीन अमोनिया भी एक्सपोर्ट करेगा किसको, जापान को ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट करेगा। इसके लिए एमओयू साइन किस किसके बीच में हुआ है, इंडिया, जापान एंड सिंगापुर का क्या रोल है, सिंगापुर की एक कंपनी है सैम्बकॉप। ये क्या करेगी, ये इंडिया में आएगी और इंडिया में क्या करेगी, ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूस करेगी और फिर इंडिया क्या करेगा, इस ग्रीन अमोनिया को जापान में एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पे एक क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट और, कि जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट है 2024 की, वो कहां पे ऑर्गेनाइज हुई थी? वो हुई थी आपकी ऑर्गेनाइज रॉटरडैम नीदरलैंड। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे जो है इंडिया को शोकेस किया गया था एज अ इनोवेटिव रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन। इंडिया को शोकेस किया गया था, इंडिया को ऐसा प्रतीत करवाया गया था, इंडिया को ऐसा शोकेस किया गया था इस समिट में कि इंडिया जो है वो ग्लोबल लीडर है इन इनोवेटिव रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू यूनियन बजट ऑन इंडियन मैरीटाइम सेक्टर। अब रिसेंटली क्या हुआ, हमारा यूनियन बजट अनाउंस हुआ था फेब मंथ में, तो उसमें से मैरीटाइम सेक्टर के लिए क्या क्या बजट में अनाउंसमेंट थी वो हमें डिस्कस करनी है और हमें नीचे दिए गए पॉइंट में से बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो जो बजट अनाउंस हुआ उसमें क्या बोला गया, एक हम एमडीएफ फंड बनाएंगे, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, और इस फंड का टोटल बजट कितना होगा 25,000 करोड़ रुपए का, जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर कितना होगा 49% का, और बाकी 51% का जो शेयर होगा वो किसका होगा, जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गई, प्राइवेट प्लेयर्स हो गए, फिर शिप बिल्डिंग कंपनीज हो गई, उनका शेयर होगा 51% का। अब ये फंड किस लिए बनाया गया है, ये फंड बनाया गया है ताकि अगर आपने कोई शिप एक्वायर करनी है तो उसकी फाइनेंसिंग कर पाए ये फंड के थ्रू। और इसका मेन एम क्या है कि इंडिया की जो ग्लोबल कार्गो वॉल्यूम है वो 20% तक ले जाना बाय द ईयर 2047। और इस फंड की वजह से लगभग एक्सपेक्टेशन है कि हम जनरेट करेंगे 1.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट बाय ईयर 2030। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी भी आपका एकदम सही है। इसमें क्या बोला है, देखो बजट में एक स्कीम निकाली गई, शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट। अब इसका मतलब क्या है, देखो जो भी शिप्स होती हैं या कोई भी व्हीकल होता है, चाहे आप कार ले लो, बाइक ले लो, शिप ले लो, कोई भी, उनकी क्या होती है एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कि मतलब वो इतने साल के लिए ही प्रॉपर वर्क करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसको हमें हटाना पड़ेगा, डीकमीशन। जैसे आपने देखा होगा नेवल शिप्स क्या होते हैं डीकमीशन हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे सरकार बोल रही है जो भी शिप है जिसकी लाइफ खत्म हो गई है, पुरानी हो गई है, उसको आप स्क्रैप करवाइए। उससे क्या फायदा होगा, आपको एक क्रेडिट नोट मिलेगा। क्रेडिट नोट क्या होता है, एक तरीके का समझ लो ई वाउचर होगा,
ई वाउचर, और इसकी इसकी वैल्यू कितनी होगी 40% ऑफ क्रेडिट ऑन द स्क्रैप वैल्यू। जो भी आपकी पुरानी शिप होगी जिसकी जितनी उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी उसका 40% का आपको ये ई वाउचर मिलेगा। अब इसका इस्तेमाल कैसे करोगे आप? अगर आपने पुरानी शिप जो है स्क्रैप करवाई, आपने एक क्रेडिट नोट मिल गया आपको, फिर अगर आप जो नई शिप परचेज कर रहे हो वो मेड इन इंडिया है, तो आपको इतने परसेंट का डिस्काउंट, इतनी वैल्यू का डिस्काउंट मिल जाएगा नई शिप की परचेज में। पर शर्त क्या है यहाँ पे, जो नई शिप आप परचेज कर रहे हो वो मेड इन इंडिया शिप होनी चाहिए। अगर आप कोई फॉरेन की बाहर की कंपनी से शिप परचेज कर रहे हो तो आपको ये क्रेडिट नोट स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है आपका, ये भी एकदम सही है। इंडिया जो है वो एक मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर बनाएगा, क्लस्टर मतलब ग्रुप बनाएगा। वहां पे क्या होगा, एक जगह दी जाएगी सरकार की तरफ से जहां पे आप शिप बिल्डिंग करोगे, बड़ी बड़ी शिप्स बनाओगे, और उस जगह के लिए क्या किया जाएगा, आपको पूरी प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। प्रॉपर रोड होगा आपकी मैन्युफैक्चरिंग हब तक, ताकि आप रॉ मटेरियल की सप्लाई कर सको प्रॉपरली। इसके लिए बजट एलोकेट किया गया कितना है, 6100 करोड़ रुपीस का। और अगर बाय चांस अगर गवर्नमेंट आपको लैंड नहीं दे पाई तो आपको 10 साल के लिए लीज पे लैंड दे देगी, रेंट पे लैंड दे देगी, वो भी एकदम नॉमिनल रेट पे, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका, ये भी एकदम सही है। इसमें क्या है, एक SBFAP स्कीम थी, ठीक है, उसका 2.0 वर्जन लॉन्च कर दिया है। ये क्या आपका शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट पॉलिसी 2.0, और इसके लिए टोटल बजट एलोकेट किया गया है वो कितना है, 18,090 करोड़ रुपीस। अब ये किस लिए किया गया है, देखो जैसे जो इंडियन कंपनीज है वो शिप बना रही हैं, वो काफी सामान जो है इंपोर्ट करती है, बाहर से इंपोर्ट करती हैं, तो उनकी शिप बिल्डिंग कॉस्ट जो है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो काफी महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से शिप की कॉस्ट भी काफी महंगी पड़ जाती है। इसलिए लोग क्या प्रेफर करते हैं कि फॉरेन की शिप्स खरीद ले छोटी मोटी, क्योंकि वो सस्ती पड़ती है, चीप कॉस्ट पे होती है। तो सरकार बोल रही है आप अपनी जो शिप्स है उनके दाम थोड़े कम कीजिए, कोई नहीं, जो आपका लॉस होगा उसकी भरपाई हम कहां से कर देंगे, इस फंड से कर देंगे, ठीक है। इस फंड के थ्रू हम आपकी भरपाई कर देंगे, आपको सब्सिडी देंगे, जितना आप डिस्काउंट दोगे लोगों को उतना हम आपको सब्सिडी इस फंड में से दे देंगे। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दी अबव। अब जो बजट है उसमें एक और पॉइंट मेंशन किया था कि एक क्या बनाया जाएगा, SCDC। अब ये क्या है SCDC, ये है आपका शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी डेवलपमेंट सेंटर। अब इसका क्या काम होगा, इसके लिए पहले बजट एलोकेट कितना किया गया है, इसके लिए बजट एलोकेट किया गया है 1200 करोड़ का। अब इसका काम क्या होगा कि हम ट्रेनिंग दे पाए ह्यूमन रिसोर्सेज को। अब ये जो मैरीटाइम सेक्टर है, शिप बिल्डिंग सेक्टर है, इसकी ट्रेनिंग दे पाए लोगों को प्रॉपरली, कि आपने अगर शिप बिल्डिंग सेक्टर में काम करना है तो पहले उनको ट्रेनिंग दे पाए प्रॉपरली, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। साथ ही साथ इधर क्या बनाया जाएगा, R&D डिपार्टमेंट टाइप बनाया जाएगा, जहां पे आप शिप डिजाइन करोगे बढ़िया बढ़िया, फिर उनके इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे, फिर उनकी टेस्टिंग करोगे, आप एक डेमो बना के टेस्टिंग करोगे उसकी। तो वो कहाँ होगा आपका, ये शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी डेवलपमेंट सेंटर, और इसके लिए बजट एलोकेट कितना किया गया है, 1200 करोड़ रुपए का। अब ये सारी कार्रवाई क्यों हो रही है, ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि PM गति शक्ति एक लॉन्च हुआ था, याद होगा तो अगर आपको, PM गति शक्ति वो किस लिए लॉन्च हुआ था आपका, लॉजिस्टिक के लिए, कि इंडिया लॉजिस्टिक में नंबर 1 बन सके। और अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट आई है, उसमें क्या है, इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक है 38, इंडिया की रैंक है 38, ठीक है, वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और इंडिया पोर्ट्स का, जो इंडियन पोर्ट्स हैं, इंडियन पोर्ट्स, उनका टर्न अराउंड टाइम कितना है, टर्न अराउंड टाइम है 0.9 डेज, जो कि काफी अच्छा है एज कंपेयर टू USA, ऑस्ट्रेलिया। इनका 1 पॉइंट कुछ कुछ है, 1.5 डेज, 1.7 डेज के आसपास है, पर इंडिया कितना है 0.9 डेज, ठीक है। तो ये था हमारा मैरीटाइम सेक्टर के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू जोगी घोपा इनलैंड वाटरवे टर्मिनल। अब ये जो इनलैंड वाटरवे टर्मिनल है जोगी घोपा, इसका रिसेंटली इनॉग्रेशन किया गया है, तो हमें बताना है इसके रिलेटेड नीचे दिए गए पॉइंट में से कौन सा पॉइंट गलत है। तो देखो, इनलैंड वाटरवे टर्मिनल का यूज किस लिए किया जाता है, ताकि हम पानी का यूज करके, रिवर्स का यूज करके कार्गो और लॉजिस्टिक को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके, ट्रांसपोर्ट कर सके इजिली, जिससे क्या होगा, फ्यूल कंजप्शन कम होगी, पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है, और वो चीपर भी पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, विद रिस्पेक्ट टू अगर हम रोड की बात करें, ट्रकों में ज्यादा कॉस्ट लगती है। तो इसलिए ये बनाया गया है जोगी घोपा इनलैंड वाटरवे टर्मिनल। अब ये जो बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है, ये बनाया गया आपका असम में, असम में बनाया गया। कौन सी रिवर के ऊपर, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। और ये जो रूट का यूज करेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उस रूट का नाम क्या है, उस रूट का नाम है NW2, नेशनल वाटरवे 2, ठीक है। उसका यूज करके ये ट्रांसपोर्ट करेगा सामान को एक जगह से दूसरी जगह। अब ये पता है क्या, दूसरी कंट्रीज को भी सामान ट्रांसपोर्ट करेगा। तो वो कंट्री कौन कौन सी हैं, एक है हमारी भूटान और दूसरी है हमारी बांग्लादेश। इन दो कंट्रीज को ये सामान ट्रांसपोर्ट करेगा। और इस
प्रोजेक्ट को बनाने में, जोगी खोपा इनलैंड वाटरवे टर्मिनल को बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी आई है? टोटल कॉस्ट आई है हमारी 82.03 करोड़। और ये जो टर्मिनल बना है इसका टारगेट क्या है कि 2027 तक लगभग 1.1 मिलियन टन पर ईयर ये सामान ट्रांसपोर्ट करेगा। किसको? भूटान एंड बांग्लादेश को। आने वाले 3 सालों में, मतलब 2027 तक इसकी कैपेसिटी पहुंच जाएगी कि ये साल का लगभग 1.1 मिलियन टन जो है सामान वो ट्रांसपोर्ट करेगा भूटान एंड बांग्लादेश को। तो अब नीचे दिए गए डाटा को, ऑप्शंस को पढ़ते हैं। देखो पहला ऑप्शन एकदम सही है, पर इसमें थोड़ा सा डाटा दिया है, अगर आपको याद होता तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। बस ये याद रखना, ये जो टर्मिनल बनाया गया है ट्रांसपोर्ट कहाँ करेगा? भूटान एंड बांग्लादेश को, ठीक है। तो इसकी लोकेशन दी गई है, भूटान से कितना दूर है? ये 91 किलोमीटर दूर है ये टर्मिनल। बांग्लादेश से कितना दूर है? 108 किलोमीटर दूर है। और गुवाहाटी से कितना दूर है? 147 किलोमीटर दूर है ये टर्मिनल, ठीक है। तो पहला ऑप्शन एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन भी एकदम सही है, ये 2027 तक 1.1 मिलियन टन ऑफ कार्गो पर एनम क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी आपका एकदम सही है। इसकी कॉस्ट कितनी है? 82.03 करोड़ रुपीस। जब इसको बनाया गया इसकी कॉस्ट कितनी है? 82.03 करोड़ रुपीस। ऑप्शन नंबर 4 भी आपका एकदम सही है। देखो जो इनॉग्रेशन हुई तो पहली शिपमेंट कहाँ गई? बांग्लादेश को गई। किसके थ्रू गई? बर्जिस के थ्रू गई। अब ये क्या चीज होती है? बड़े बड़े से ऐसे कंटेनर होते हैं, ठीक है, खाली कंटेनर होते हैं और इसमें सामान डाला जाता है, इसमें सामान ऐसे लोड किया जाता है। अब इसको खींचेगा कौन? इसको खींचेगी एक शिप। उस शिप का नाम क्या है आपका? ये रहा, पद्मा नेविगेशन 2 शिप। इन्होंने 2 ब्रिजेस, जिसका नाम है, एक का नाम है अजय और एक का नाम है दिक्षु, इन 2 ब्रिजेस को खींच के ले गई बांग्लादेश। और इसमें क्या था? कोल था। कोल कितना था? 110 मैट्रिक टन। साथ ही साथ एक शिप और भेजी गई बांग्लादेश को जिसका नाम था एमवी त्रिशूल, और वो क्या कैरी कर रही थी? स्टोन चिप्स कैरी कर रही थी। ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ऑप्शन नंबर ई गलत है आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? म्यांमार। म्यांमार नहीं होएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका? भूटान। भूटान तो है ही, सॉरी, बांग्लादेश। बस 2 कंट्री को ट्रांसफर करेगी ये सामान, बांग्लादेश एंड भूटान। अब यहाँ पे एक एडिशनल क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। अभी रिसेंटली क्या हुआ है? फर्स्ट जनरल असेंबली हुई है। फर्स्ट जनरल असेंबली हुई है किसकी? IALA। IALA क्या है आपका? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैरीन एड्स एंड नेविगेशन। अब इसको ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि पहले ये थी एक एनजीओ, फिर इसको कन्वर्ट कर दिया, अब क्या बना दिया? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, ठीक है। अब इसकी पहली जनरल असेंबली हुई, वो कहाँ हुई? आपकी सिंगापुर में। सिंगापुर में। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, इस जनरल असेंबली में क्या किया गया है? इंडिया को दी गई वाइस प्रेसिडेंसी। इंडिया को दी गई वाइस प्रेसिडेंसी, इंडिया को। तो यहां से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है आपको कि प्रेसिडेंसी किसको दी गई? तो प्रेसिडेंसी दी गई आपकी किसकी? ब्राजील को। और ये जो आपकी जनरल असेंबली है, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? इसके सेक्रेटरी जनरल है आपके फ्रांसिस जैक्चरी, ऐसे करके कुछ नाम है, डेनमार्क के, ठीक है। वो है इसके जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। सेक्रेटरी इसके कौन है? फ्रांस जैकरी, डेनमार्क के। अब ये जो आपका IALA है, इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है आपका सक्सेसफुल वॉयजेस एंड सस्टेनेबल प्लेनेट। तो ये इसका क्या है? मोटो है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, इंडिया को वाइस प्रेसिडेंसी बनाया है, तो क्या होगा यहाँ पे? कभी ना कभी ये मीटिंग इंडिया में भी होगी। तो इंडिया में कब होगी? अगर मैं काउंसिल मीटिंग की बात करूं, IALA की काउंसिल मीटिंग की बात करूं, तो ये इंडिया में होगी कब? दिसंबर 2025 को। और वहीं अगर मैं जनरल असेंबली की बात करूं, जनरल असेंबली होगी आपकी सितंबर 2027 में। कहां पे? मुंबई में। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू एडवांटेज असम 2.0, और ये कहां कंक्लूड हुआ था? ये हुआ था हमारा गुवाहाटी में। तो इस टाइम क्या हुआ, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के, सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की ताकि हम असम को और ज्यादा मॉडिफाई कर सके, इंप्रूव कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके विद रिस्पेक्ट टू इनलैंड वाटरवे टर्मिनल्स के थ्रू। मतलब हम रिवर्स का यूज करके क्या करेंगे? असम में टूरिज्म इंक्रीज करेंगे, साथ ही साथ असम को क्या करेंगे? जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की, उसको रिड्यूस करेंगे यूजिंग इनलैंड वाटरवेज। तो उसके लिए इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, तो हमें बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी अनाउंसमेंट जो है वो गलत है। तो देखो इन्होंने क्या बोला कि अगर हमें असम को मॉडिफाई करना है तो लगभग हमारा कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी? 4800 करोड़ की, 4800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी, जिसमें से हम 1500 करोड़ जो है, 1500 करोड़ है वो हम सीधा किस पे लगा देंगे? ग्रीन वेसल्स पे। मतलब 2030 तक जो भी ये पानी का यूज करके बोट्स चलेंगी असम में, वो सारी की सारी क्या होंगी? ग्रीन बोट्स होंगी। मतलब वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पे चलेंगी। और ये किस लिए किया गया है? क्योंकि सरकार की एक स्कीम चल रही है, हरित नौका स्कीम। इस पे हम बाद पे आते हैं, पहले ये ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है।
तो हरित नौका स्कीम्स को मैच करने के लिए 1500 करोड़ रुपए जो है वो डायरेक्टली किस पे लगा दिए जाएंगे, ग्रीन वेसल्स पे। और क्या होगा, असम में जो भी बोट्स चलेंगी, फेरीज चलेंगी, वो 2030 तक क्या होंगी, सारी की सारी ग्रीन वेसल्स होंगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन भी आपका एकदम सही है, मेट्रो वाटर मेट्रो सर्विसेज चालू की जाएगी गुवाहाटी एंड धुबरी में। ठीक है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी आएगी, 315 करोड़ की, और 100 करोड़ रुपए का एक अलग से वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल बनाया जाएगा गुवाहाटी में। अब ये मेट्रो सर्विसेज गुवाहाटी और धुबरी में स्टार्ट की जा रही है, क्योंकि ये वाटर मेट्रो सर्विसेज इसलिए स्टार्ट की जा रही है क्योंकि इन्होंने पहले कहाँ स्टार्ट की हुई है, कोची में, और कोची में काफी अच्छा सक्सेस रेशियो मिला इनको, काफी सक्सेसफुल हुई है, इसलिए अब ये सोच रहे हैं गुवाहाटी और धुबरी में भी हम वाटर मेट्रो सर्विसेज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये गलत है। आपका यहाँ पे बोला है 1500 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ क्रूज टूरिज्म के लिए लगाया जाएगा, उसमें हम लॉजिस्टिक्स पे कोई ध्यान नहीं देंगे, कार्गो हैंडलिंग पे कोई ध्यान नहीं देंगे, बल्कि ऐसा नहीं है, हमें टूरिज्म भी बूस्ट करना है, साथ ही साथ कार्गो हैंडलिंग को भी इंक्रीज करना है। ठीक है, तो दोनों पे ध्यान दिया जाएगा, 1500 करोड़ रुपए जो है दोनों पे लगाए जाएंगे, ना कि सिर्फ और सिर्फ कार्गो हैंडलिंग पे। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है आपका। ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है, हरित नौका स्कीम के तहत हम क्या करेंगे, ग्रीन वेसल्स में कन्वर्ट कर देंगे सभी बोटों को बाय 2030, जो कि असम के इनलैंड वाटरवेज में चलेंगी, जो भी असम की रिवर्स होंगी उसमें चलेंगी, वो सारी की सारी बोटें क्या होंगी, ग्रीन वेसल्स होंगी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ई भी सही है आपका, जो हमारा कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो ज्यादातर किस पे फोकस करेगा, एक नेशनल वाटरवे 2 पे एंड एक नेशनल वाटरवे 16। नेशनल वाटरवे 2 अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, कौन सा है, ब्रह्मपुत्र रिवर वाला। नेशनल वाटरवे 16 कौन सा है आपका, बराक रिवर वाला। नेशनल वाटरवे 1 कौन सा है आपका, गंगा रिवर पे। तो आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना है टोटल इंडिया में नेशनल वाटरवेज हैं कितने, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज और क्वेश्चन बन सकता है, एक तो हमारा हरित नौका स्कीम के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, देखो दो बारी आ गया। तो हरित नौका स्कीम क्या है, बेसिकली इसका टारगेट ये है कि इंडिया में जो भी हमारी बोट्स चल रही हैं, वेसल्स चल रही हैं, उसको क्या कर देंगे हम, ग्रीन बोट्स में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब वो चलेंगी बाय यूजिंग हाइड्रोजन फ्यूल सेल। और टारगेट क्या है इसका कि 50% हम कंप्लीट कर देंगे 2035 तक, और 100% अचीव कर लेंगे हम 2045 तक। मतलब इंडिया में जितनी भी बोट्स चल रही हो उसकी 50% बोट्स जो होंगी वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलेंगी बाय ईयर 2035, एंड बाय ईयर 2045 100% जो बोट्स होंगी वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पे चलेंगी। एक क्वेश्चन तो आपका ये बन सकता है। दूसरा जो है हमारा IWAI है, ठीक है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी। ठीक है, इसने क्या किया है, अपना एक नया रीजनल ऑफिस खोला है। तो पहले टोटल कितने रीजनल ऑफिस हैं इसके, टोटल है इसके 5 रीजनल ऑफिस। 5 रीजनल ऑफिस कहां कहां पे है आपके, गुवाहाटी, पटना, कोची, भुवनेश्वर एंड कोलकाता। तो नया जो खोला है अभी वो कहां खोला है आपका, वाराणसी में। तो टोटल अब कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं हरित नौका से एक्स्ट्रा पूछ लेता हूं आपका। देखो हरित नौका स्कीम में क्या किया है, एक पोर्ट को सिलेक्ट किया गया है एज अ ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट। एक पोर्ट को क्या सिलेक्ट किया गया है, ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट। अब ये कौन सा पोर्ट है, ये पोर्ट है आपका चिदम्बरम पोर्ट। ठीक है, ये पोर्ट है आपका वीओ चिदम्बरम पोर्ट। तो ये कहां पे सिचुएटेड है ये बताना आप कमेंट सेक्शन में, ये कहां पे लोकेटेड है ये बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू सर्वनंदन सोनोवाल जी ने रिसेंटली कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं ताकि इंडिया की जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है मैरीटाइम में उसको बूस्ट किया जा सके। तो इनमें से कौन सा प्रोसेस ठीक है कौन सा गलत है ये बताना है हमें। तो देखो इंडिया की जो कोस्टल लाइन है ऐसे, इसमें क्या है बहुत सारे पोर्ट्स सिचुएटेड है। तो इन्होंने क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया है, एक तो वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस। अब इससे क्या फायदा होगा, जैसे इस पोर्ट पे कोई शिप आता था, ठीक है, और यहां से जाता था तो इसको अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन करानी पड़ती थी। फिर अगर यही शिप घूम के अगर इस पोर्ट पे आएगा तो यहाँ पे अलग डॉक्यूमेंटेशन चलेगी। तो डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग पोर्ट्स की अलग अलग होती थी। अब इन्होंने क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया है, वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस। इससे क्या होगा, शिप कोई से भी पोर्ट पे जाए सेम टाइप की डॉक्यूमेंटेशन लगेगी सभी पोर्ट्स में। इससे क्या हुआ, लगभग अगर हम नॉर्मल शिप्स की बात करें तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो 33% से रिड्यूस हो गई है। और अगर हम कार्गो शिप की बात करें, कार्गो शिप बड़े वाले बल्क कार्गो शिप की, तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो 29% से रिड्यूस हो गई है। तो इससे ये फायदा हो कि सभी पोर्ट्स पे एक यूनिक सिमिलर क्या चलेगा, आपका प्रोसेस चलेगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। सभी पोर्ट्स का एक जैसा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगा। दूसरा इन्होंने क्या किया है, सागर अंकलन। सागर अंकलन ये क्या है आपका, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस
पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इससे क्या होगा, जो हमारे पोर्ट्स हैं, इंडिया के पोर्ट्स हैं, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस कैलकुलेट कर पाएंगे, उनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर पाएंगे हम, और उनको रैंकिंग दे पाएंगे। तो ये सागर अनिकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी लॉन्च किया है। फिर साथ ही साथ भारत ग्लोबल पोर्ट कंसोर्टियम भी लॉन्च किया है, ताकि इंडिया की जो रैंक है, ठीक है, इंडिया जो है वो ग्लोबली इंटरनेशनली करेक्ट कर पाए और फॉरेन ट्रेड से इंक्रीज कर पाए अपना। चौथा, मैत्री ऐप। मैत्री ऐप का लोगो लॉन्च किया है, देखो ये है इसका लोगो मैत्री का। अब मैत्री की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो क्या आपकी, मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस। और ये किस लिए लॉन्च किया है, इंडिया एंड यूएई के बीच में आपका वर्चुअल कॉरिडोर बनाने के लिए, ठीक है, वर्चुअल कॉरिडोर बनाने के लिए, ताकि जो मेन डॉक्यूमेंटेशन है वो आपकी वर्चुअली हो जाए, मतलब ऑनलाइन मोड में हो जाए और स्मूदर ट्रांजैक्शन हो सके इंडिया एंड यूएई के बीच में। अब इंडिया सोच रही है इस प्लेटफॉर्म के बेस पे, इस प्लेटफॉर्म का यूज करके ये बनाएगी बिम्स्टेक और आसियान नेशन के साथ भी टाई अप, बिम्स्टेक एंड आसियान नेशन के साथ भी टाई अप करेगी बाय यूजिंग एआई ब्लॉकचेन। और वो किस पे बेस्ड होगा, मैत्री के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा गलत है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं विदाउट कंसिडरिंग, ठीक है, यहाँ पे विदाउट नहीं आएगा, विद कंसिडरिंग आएगा, विद कंसिडरिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द पोर्ट्स देमसेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, इंडिया जो है, इंडिया का टारगेट है टॉप 10 शिप बिल्डिंग नेशंस में आना बाय 2030। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, टॉप कंट्री कौन सी है, मतलब नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा शिप प्रोड्यूस करती है, तो वो है आपकी चाइना, दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया और तीसरे नंबर पे जापान। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है रैंकिंग के ऊपर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू मिशन शक्ति। हमने पहले भी डिस्कस किया है, मिशन शक्ति के क्या है, दो कंपोनेंट है, एक है आपका संभल और एक है आपका सामर्थ्य। संभल क्या है आपका, सेफ्टी, और सामर्थ्य क्या है आपका, एम्पावरमेंट। तो यहां पे पूछा गया है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है इन कंपैरिजन टू संभल, इनमें से कौन सी स्कीम जो है वो संभल कंपोनेंट के अंदर नहीं आती है। तो यहां पे देखो एक ही बारी में आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी। जो मिशन शक्ति है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक संभल एंड एक सामर्थ्य। संभल की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है आपका सेफ्टी, और सामर्थ्य की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है आपका एम्पावरमेंट। तो संभल के अंदर आपकी 4 स्कीम्स आती हैं, एक है आपका वन स्टॉप सेंटर। अब ये वन स्टॉप सेंटर क्या है, ये बनाया गया है टू सपोर्ट एंड असिस्ट वुमेन्स, किस लिए, जो कि वायलेंस से इफेक्ट हो रही है, ठीक है, जिनके घर में वायलेंस हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो गई है, कैसी भी वायलेंस, या फिर जो डिस्ट्रेस में है, उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए एक ही छत के अंदर ये वन स्टॉप सेंटर्स बनाए गए हैं। दूसरा है आपका वुमेन हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, ये क्या है आपका 181, और ये किस लिए लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है ताकि वुमेन्स को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन में फंसी हो, तो वो इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकती हैं। ये 24/7 365 डेज वर्किंग रहता है, ठीक है। फिर तीसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये चलाया गया था आपका ईयर 2015 में। और इसका मेन एम क्या था, इसका मेन एम था जो इंडिया में सेक्स रेशो है, ठीक है, हर 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स हैं, वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सेक्स रेशो, ठीक है। तो उसको इंप्रूव करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चलाया गया था। फिर नेक्स्ट है नारी अदालत। नारी अदालत में क्या है, आपको जो ग्राम पंचायत है उस लेवल पे आपको अदालत फॉर्मेशन की जाएगी, और उसमें 7 से 11 लोग बिठाए जाएंगे। ये ईयर 2023 में स्टार्ट हुआ था, और इसका मेन एम क्या है कि जो वुमेन्स हैं डायरेक्टली कोर्ट ना जाएं और ग्राउंड लेवल पे उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके थ्रू ग्राम पंचायत लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे नारी अदालत की फॉर्मेशन की गई है, जिसमें 7 से 11 लोग सिलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें से 4-5 लोग जो होते हैं वो आपके क्या कहते हैं ग्राम पंचायत के ही होते हैं, और बाकी को क्या करते हैं सिलेक्ट किया जाता है। फिर वो क्या करते हैं उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, चाहे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स करवा दें, फिर कंपनसेशन करवा दें, कुछ भी, तो ग्राउंड लेवल पे उनकी सहायता करते हैं नारी अदालत। तो ये चारों स्कीम है संभल के अंडर, संभल मतलब फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन। अब बात करते हैं सामर्थ्य की, मतलब एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो उसके लिए क्या बनाया गया, सबसे पहले बनाया गया आपका सखी सदन। ये सखी सदन किस लिए बनाए गए हैं, ये इसलिए बनाए गए हैं, ये एक तरीके से रिहैबिलिटेशन सेंटर है, रिहैबिलिटेशन सेंटर या रिलीफ सेंटर है। जो वुमेन्स क्या कहते हैं डिस्ट्रेस में है, या फिर कोई जैसे लेडीज होती है, वुमेन्स होती है, जिनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू इधर से उधर ले जाया जाता है और फिर उनको बाय चांस छुड़ा लिया जाता है, तो उनको सखी सदन में फैसिलिटी दी जाती है रिहैबिलिटेशन के लिए, कि वापस वो नॉर्मल लाइफ जी सके। फिर आपका है सखी निवास। सखी निवास किस लिए बनाया गया है, ये बनाया गया है जो लेडीज
ठीक है, जो विमेन्स, जो गर्ल्स क्या कहते हैं बाहर जा रही हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, उनको विमेन गर्ल्स हॉस्टल प्रोवाइड करना, वो उसके लिए क्या है, सखी निवास। फिर पालना क्या है आपका, पालना बेसिकली क्या है, एक तरीके से डे केयर है, चाइल्ड डे केयर होता है, वैसे आंगनवाड़ी जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है, छोटे बच्चे को आप यहाँ रख सकते हो, उसको मतलब न्यूट्रिशियस फूड भी प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी ग्रोथ भी करवाई जाएगी, मेंटल ग्रोथ भी करवाई जाएगी बाय प्लेइंग गेम्स। और यहाँ पे क्या है, फिर जो माँ बाप है दोनों अगर वर्किंग है, वो अपनी जॉब पे भी जा सकते हैं बच्चे को यहाँ पे छोड़ के, ठीक है। और लास्ट है हमारी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब इस योजना में क्या है, जो आपकी प्रेग्नेंट लेडीज है उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है 5,000 रुपए की, 5,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट। वो कैसे, जैसे आप प्रेग्नेंट हो गए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस पर रजिस्टर करोगे, तो जैसे ही आपने रजिस्टर किया आपको 1,000 रुपए मिलेंगे। फिर आपकी जब प्रेगनेंसी के 6 मंथ हो जाएंगे पूरे, तो आपको 2,000 रुपए दिए जाएंगे। और फिर जब आप डिलीवरी कर दोगे और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लोगे, तब आपको 2,000 रुपए दिए जाएंगे। तो आपको टोटल 5,000 रुपए दिए जाएंगे। यहाँ पे क्या है, 1,000 रुपए एडिशनल भी दिए जाते हैं, 1,000 रुपए एडिशनल भी दिए जाते हैं। वो किस केस में, वो दिए जाते हैं आपकी जननी सुरक्षा योजना के तहत, जननी सुरक्षा योजना के तहत। पहले क्या होता था, घर में ही डिलीवरी करवा देते थे, दाई दाई वगैरह का यूज करके, ठीक है, दाई बोलते थे उनको पहले जमाने में, तो उनका यूज करके क्या होता था, घर में डिलीवरी हो जाती थी। तो जिससे क्या होता था कि मदर को, ठीक है, डिलीवरी करने वाली लेडी को थोड़ा रिस्क रहता था लाइफ का। तो अब क्या कहा है सरकार ने, आप क्या कहते हैं हॉस्पिटल में प्रॉपर उधर जाके आप डिलीवरी करवाइए, और अगर आप हॉस्पिटल में डिलीवरी कराते हो तो 1,000 रुपए का आपको अलग से इंसेंटिव भी दिया जाएगा, ठीक है। और ये स्कीम का मेन बेनिफिट क्या है, ये प्रमोट करता है गर्ल चाइल्ड के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए। इसमें क्या है, अगर आपकी पहली पहली जो संतान है वो लड़की है, और आप अगर फिर दूसरा बेबी कर रहे हो और दूसरी भी अगर लड़की है, तो आपको एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये थी आपकी स्कीम्स अंडर मिशन शक्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ई। सखी निवास जो है वो संभल के अंडर नहीं आता, बाकी ये 4 आती है आपकी संभल के अंडर, और ये 4 आती है आपकी सामर्थ्य के अंडर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन रोपवे प्रोजेक्ट। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, उत्तराखंड में 2 रोपवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं अंडर पर्वतमाला परियोजना। तो हमें बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्वतमाला परियोजना का। ये क्या है आपका, इसमें आपके रोपवे बनाए जाएंगे। रोपवे आप समझ ही रहे होंगे, ऐसे 2 पॉइंट्स होते हैं, बीच में ऐसे तार होती है और उस पर ऐसे ट्रॉली लगी होती है, और वो एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों को, सामान को पहुंचा देती है, ठीक है। तो ये पर्वतमाला परियोजना क्या है, इसमें टारगेट है इंडिया का कि अगले 5 साल में लगभग 250 रोपवे बनाएंगे, ये 250 रोपवे। और इसमें क्या कहते हैं, टोटल किलोमीटर कितना कवर करेंगे, डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, टोटल 1,200 किलोमीटर कवर किया जाएगा इस रोपवे प्रोजेक्ट्स के तहत। और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, ये करेगा हमारा NHLML। इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, ठीक है। तो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे रिसेंटली 2 आपके रोपवे प्रोजेक्ट पास किए गए हैं उत्तराखंड में। कौन कौन से, एक हेमकुंड साहिब जी, ठीक है, गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी, और दूसरा है आपका सोनप्रयाग टू केदारनाथ। तो इसमें डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 12.4 किलोमीटर, इसमें 12.9 किलोमीटर। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, 2,730.13 करोड़, और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, 4,081.28 करोड़। तो ये आपका था दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, ये कौन से मॉडल के ऊपर बनाए जाएंगे, ये बनाए जाएंगे आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और इसमें जो डिजाइन यूज होगा वो कौन सा होगा, मतलब जो इसमें मेथड यूज होगा वो कौन सा होगा, DBFOT, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल यूज होगा इसके प्रोजेक्ट में, जो आपके हेमकुंड साहिब और केदारनाथ जी वाला प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि 250 रोपवे तो बनाए जाएंगे, पर किलोमीटर कितना कवर किया जाएगा, 1,200 किलोमीटर नेक्स्ट 5 ईयर्स में। और ऑप्शन नंबर डी भी आपका एकदम सही है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू नीति आयोग। नीति आयोग ने क्या किया, रिसेंटली लॉन्च किया है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। अब इस इंडेक्स के द्वारा क्या किया जाएगा, जो हमारे इंडियन स्टेट्स है उनकी फिजिकल हेल्थ मेजर की जाएगी। फिजिकल हेल्थ मतलब फाइनेंशियल हेल्थ, कि वो फाइनेंशियली कितने स्टेबल है। तो यहाँ पे रैंकिंग दी गई है, और ये जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है ये लॉन्च किया गया है सिर्फ अभी फिलहाल 18 स्टेट्स के लिए, 18 स्टेट्स के लिए। और उनको मेजर किया जाएगा 5 पैरामीटर्स के ऊपर। 5 पैरामीटर्स कौन से हैं, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, फिर रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिर फिजिकल प्रूडेंस, फिर डेट इंडेक्स, फिर डेट सस्टेनेबिलिटी। तो इस 5
जो आपके इंडेक्सेस हैं इसके ऊपर मेजर किया जाएगा इन 18 स्टेट्स को, और इनकी फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स निकाली जाएगी। तो यहाँ पे आपकी 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर एंड एस्पिरेशनल। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट स्कोर जो है वो आया है आपका उड़ीसा का, और कितना आया 67.8। और सबसे लास्ट स्टेट कौन सा आया आपका पंजाब 18 नंबर पे। तो टोटल 18 स्टेट्स थे जिसमें नंबर 1 कौन सा है उड़ीसा, और उसको अचीवर कैटेगरी में रखा है, और सबसे लास्ट कौन सा है पंजाब जिसको एस्पिरेशनल कैटेगरी में रखा है। ठीक है, तो ये था आज का पार्ट आपका। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।